हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज के सेशन में हम क्लास 9th का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं मैथ्स का। बेसिकली ये जो सैम्पल पेपर है ये सीबीएसई द्वारा जनरेटेड जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा बातें किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, ओके। सो इसमें मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बेसिकली 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के या फिर जो 5 नंबर के हमारे केस स्टडी बेस वाले जो भी क्वेश्चन है उनके साथ हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कैसे उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये हमारा सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और में भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर होगी, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है 3 + 2√2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमसे पूछी गई है। भाई अगर आप ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये किसके बराबर होगा पता है? अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालूं, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यानी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जरूर कहीं ना कहीं होगा। अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख जाएगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दो, 2ax b कितना है? 1/x। इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 2। यानी अगर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से ये जो प्लस का 2 है उसको मैं इधर ले आऊं, ये जो 2 है हमारा उसको मैं इधर ले आऊं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² के। मतलब मुझे x और बस 1/x की वैल्यू चाहिए और उसका स्क्वायर करके मैं आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है? 3 + 2√2। अगर मुझे यहाँ पे 1/x चाहिए तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 3 + 2√2। अब यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड, परिमयकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, रैशनलाइजेशन में हमें नीचे से जो इरेशनल नंबर है उसको हटाना पड़ेगा। तो जो 3 + 2√2 है सो हम 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? मल्टीप्लाई बाय 3 - 2√2 इन ऊपर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर देंगे? 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/3 + 2√2 मल्टीप्लाई 3 - 2√2 और नीचे में भी हमारा 3 - 2√2 दिख जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर तो हमारा 3 - 2√2 है, बट नीचे में हमें क्या दिख रहा है? फॉर्मूला कौन सा? a + b × a - b, जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला हमारा बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b यानी कि 2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 - 2√2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वहां पे 2 मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? 8। तो 9 में से 8 गए, 1 बचा, यानी कितना आंसर बचा? 3 - 2√2। देखो जब भी आप किसी ऐसे नंबर का इरेशनल नंबर करते हो, सॉरी रैशनलाइजेशन करते हो, तो वहां पे आप देखा करो कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है। 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आ रहा है? 8। तो डिफरेंस करके 1 आ रहा है ना, मतलब जब इसका आप रैशनलाइजेशन करोगे तो आंसर में क्या आएगा? मतलब अगर ये x की वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू में बस कितना अंतर आ रहा है? साइन चेंज होने का अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना था? 1। तो वही तो उल्टा होके आ रहा है। तो ये चीज थोड़े से ध्यान में रखने वाली बात है। तो 1/x की वैल्यू भी हमें पता चल गई, 3 - 2√2। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है? हमें थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम, जस्ट अ मोमेंट, कोई बात नहीं, इसको छोटा नहीं रहने देते, यूं ही कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, हमें क्या चाहिए? x प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 1/x² किसके बराबर है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब आपको सब पता है x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 + 2√2, 1/x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3 - 2√2। इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है और माइनस में 2। तो +2√2 -2√2 और 3 में से 3 गया 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 था, तो यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सॉरी 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 में से 2 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18।
ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब पहले वाले का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। बेसिकली रैशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, और जो हमारे एल्जेब्रिक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। हमें कह रहा है प्रूव करो कि ये जो सारी वैल्यू है इनको जब मैं जोड़ू तो कितना आएगा, 1। आपको दिख रहा है ये भी रैशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी थोड़ी सी गौर फरमाने वाली बात है। जरा इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 में से 7 गया कितना बचा, 2। 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 2, 7 में 5 का स्क्वायर 5, और 7 में से 5 गया कितना बचा, 2। यहाँ भी 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। मतलब जब आप रैशनलाइजेशन करोगे ना तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा, हमेशा 2, और ऊपर में यही नंबर मिलेगा, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 1 अपॉन में 3 प्लस रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। अब हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या सॉल्व करके लाना है, 1। तो जब मैं रैशनलाइजेशन करूंगा यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, परिमयकरण के द्वारा, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी इस क्लास को बिल्कुल देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए भी। ठीक है, मैं जो भी टर्म्स हैं उनको मैं हिंदी में भी बोलता रहूंगा। तो 3 प्लस रूट 7 है, तो जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर में तो 3 माइनस रूट 7 आएगा, बट नीचे में कितना आएगा, 2। मैं आपको ये वाला अलग से करके दिखा देता हूँ। भाई 3 प्लस रूट 7 है, आप रैशनलाइजेशन के लिए ऊपर भी 3 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 3 माइनस रूट 7 से, तो ऊपर में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रह जाएगा, बट नीचे में क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि सॉल्व करके क्या देगा, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, और 9 में से 7 गया 2। तो नीचे में डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 2, और ऊपर में यही सेम आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही होगा, क्या आ जाएगा, रूट 7 माइनस का रूट 5, और नीचे में 7 में से 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। फिर यहाँ पे भी ऊपर में क्या रहेगा, रूट 5 माइनस रूट 3, और नीचे में क्या रहेगा, 2। ऊपर भी हमारा वही रहेगा, रूट 3 माइनस 1 या रूट 1, और नीचे में क्या रह जाएगा, 2। अब आप देखो नीचे में डिनोमिनेटर में हर जगह क्या है, 2, तो जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे सेम रहेगा और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी। 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1। सब कट रहा है, आप देखो यहाँ पे है ना, हमें यहाँ पे सब कटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7, सब कट गया। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, और 2 को 2 से डिवाइड दोगे कितना आएगा, 1। तो ये बराबर है हमारे किसके, RHS के। ठीक है, और यही हमें सॉल्व करना था कि किसके बराबर आ रहा है, 1 के। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन होता तो भी इस काम को ना हम काफी इजीली कर लेते। हम बस देखते कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, हम वहां पे फोकस करते। जैसे ही मुझे दिखा कि यहाँ पे कितना मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है, तुरंत मैं क्या करूंगा, नीचे में हर जगह 2 है, फिर मैं देखूंगा कि देखो 7 है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस प्लस सब कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, यहां वाला पहला नंबर और यहां वाला आखिरी नंबर, इन दोनों को डिफरेंस करके ही आ रहा है। देखो 3 में से 1 गया, कितना बचा, ऊपर में कितना आया, 2। तो अगर एक नंबर का भी क्वेश्चन होता ना तो भी इसको देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमें पूरा सॉल्व करना होगा, बट एक नंबर में हमें आंसर टिक करना है ना, तो यहां से आप क्रैक करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Find the area of triangle of two sides which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32। हेरोन्स फॉर्मूला का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हालांकि इजी भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमें क्या कह रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसके 2 साइड दिए हुए हैं, एक 8 है और एक 11 है, और पैरामीटर कितना है, 32। भाई हमें पता है जो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, पैरामीटर ऑफ जो हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी ABC। पैरामीटर में कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। आप पहले ही इस बात को लिख लेना कि लेट द फर्स्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड साइड इज 11 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, 8 प्लस 11 प्लस तीसरी साइड हमें नहीं पता, तो ये 8 और 11 कितना हो गया हमारा, 19 हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 में से जब 19 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, तो 20 13 बच जाएगा, 13 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई, तीसरी साइड आ गई। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, 8 11 13। क्या ये, अच्छा कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे ट्रिपलेट भी बन रहे होते हैं तो वो हम ध्यान नहीं देते। वैसे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्या इसे जोड़ने पर हमें 13 का स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर भैया हमें हेरोन्स फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला, है ना,
हेरोन्स फॉर्मूला के तहत, है ना, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो इन सबको पहले अलग से निकाल लो। अगर मुझे एस निकालना है, एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, जो आपकी त्रिभुज का परिमाप है उसका आप क्या करना है, आधा। या तो आप तीनों को जोड़ के आधा करो, या फिर इसको इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो, p/2, और पैरामीटर कितना था 32, और 32 का आधा कितना होता है हमारा 16। तो ये हमारा s आ गया। अगर मैं यहाँ से s माइनस ए निकाल लूँ, तो 16 माइनस ए कितना है हमारा 8, तो ये भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से b निकाल लूँ, s माइनस बी, तो 16 माइनस 11 ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं तीसरी निकाल लूँ s माइनस सी, तो वो हो जाएगा 16 माइनस 13, जो कि कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमें तीनों चीज पता चल गई, बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देना है। s कितना है हमारा 16, s माइनस ए कितना है हमारा 8, ये 5 और ये 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना होता है, हमें पेयरिंग करनी होती है। आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिख रहा है 16, 16 को क्या लिख सकते हो आप 8 गुणा 2, है ना, 8 2 जा 16 होता है। तो यहाँ पे हमें एक जोड़ा बनते हुए दिख गया, किसका, 8 का। तो 8 का एक पेयर बन गया, ये 8 बाहर आएगा। बाकी ये 5 3 और 2, इनका हमें पेयर बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बेचारे रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो 8 दूनी 16, सॉरी 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 8 रूट 30 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, ठीक है, जरूर इसको देख लेना। यहाँ पे क्या है, 2 साइड दिया हुआ था, पैरामीटर दिया है। इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसमें तीनों साइड का रेशियो दिया होता है, ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। ओके, तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। मतलब हमें इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y = 6, और हमें पूछ रहा है कि ये x एक्सिस को, x अक्ष को और y अक्ष को कहां पर कट करेगा, उस पॉइंट्स के नाम बताने हैं। देखो एक्सिस पर काट रहा है, हमने कई बार इस बारे में चर्चा की है। जब आप मान लो ये आपका x एक्सिस है ना, मान लो क्या ये हमारा x एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट कट कर रहा है, तो x एक्सिस पर ना हमेशा y की वैल्यू क्या होती है 0, और ये जो y एक्सिस है इस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमें इसी पे तो पॉइंट बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ईजी होता है। वैसे अगर डायरेक्ट ऑप्शन में दिख जाए, आपने क्या करना है, फॉर x = 0। भाई जब x 0 कब होगा, y एक्सिस पर, तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे और यहां से जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा होगा जो कहां पे काट रहा होगा, y एक्सिस पे, y अक्ष पर काट रहा होगा। तो फॉर x = 0 हमारा इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 6। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0, तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू 3 2 जा 6। मतलब ये जो ग्राफ है y अक्ष को, y एक्सिस को कहां पर काटेगा 2 पर, जहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,2। उस कोऑर्डिनेट निर्देशांक का क्या होगा 0,2, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। ऐसे ही फॉर y = 0, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, तो 2x + 3y = 6। हमें y की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो 3 × 0 = 6। अब ये तो 0 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। मतलब जब आपने x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पर कहां पे कट करेगा, वहां पे जहां पे 3,0 वाला पॉइंट होगा वहां पे वो x अक्ष को कट करेगा। कौन, ये वाला हमारा ग्राफ। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी आई है 3, x की वैल्यू क्या आएगी जो y पर है, y की वैल्यू क्या आएगी जो x पर है। तो MCQ का क्वेश्चन होता ना तो भी आप ये इजीली कर लेते हैं, डायरेक्ट आपको वहां से पिक करना था, क्योंकि x एक्सिस पर कट कर रहा है तभी ऐसा पॉसिबल होगा जब वो y पे आएगा। ठीक है, या y पे जब आएगा, y एक्सिस पे कब कट करेगा, जब वहां पे x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, फॉर y = 0। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरे में क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री देन फाइंड द स्मॉलर एंगल। ठीक है, दोनों हमारे छठे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कोण हिंदी में बोलते हैं, सप्लीमेंट यानी कि संपूरक कोण। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब क्या है कि दो ऐसे एंगल जिनको आप जोड़ो, ऐड करो तो एंगल कितना आ जाए सम 90 डिग्री। सप्लीमेंट यानी दो एंगल जिनको ऐड करने पर कितना आ जाए
180 डिग्री। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम फटाफट। पहला जो सॉल्यूशन है पहले का, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपने पूरक का, अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। दैट इज लेट द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। अगर हम मान ले, मैं इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके बता रहा हूं, एंगल बी एक्स, अगर पहला हमारा एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल क्या है 4 टाइम्स है ना, उसका क्या 4 गुना है। सो या आप ऐसे लिख सकते थे लेट द एंगल बी एक्स, कि पहला जो एंगल है वो एक्स है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, जो हमारा पूरक कोण हो जाएगा, उसके बारे में क्या बोला है कि भैया वो 4 टाइम्स है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी 4x। ठीक है, अब अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देन एंगलों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री का। लिख लेना यहाँ पे आप, सम ऑफ एंगल है ना, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। देन 5x बराबर में 90, तो हमारा x कितना आ गया 18 डिग्री। तो हमसे क्या बोल रहा था, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका 4 टाइम्स कौन होगा, जो दूसरा एंगल है। अगर ये हमारा फर्स्ट एंगल है तो हमारा सेकंड एंगल कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 72 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है 72। देखो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जो इसका सेकंड पार्ट है और वाला, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 है ना, फाइंड द स्मॉलर एंगल। मान लेते हैं लेट वो जो दो एंगल है जो सप्लीमेंट है वो x और y है, लेट द टू एंगल्स बी x एंड y। उसने क्या बोला है, पहले तो ये सप्लीमेंट है, संपूरक है, मतलब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा होगा 180, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, दो एंगल के बीच का डिफरेंस माइनस करने पर कितना आ रहा है 40। हम पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल x है वो ग्रेटर देन क्या है y। तो जब आप बड़े में से छोटा माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है 40। ठीक है, ठीक है, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करें, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, आप क्या कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू उठा के यहां पे रख सकते हो, या फिर क्या करो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो ऐड करो। जब आप प्लस करोगे तो x और x जोड़ के कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस y माइनस y ये तो खत्म ही हो गया, तो बराबर में कितना हो गया, ये हो गया 220। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110 डिग्री। तो जो अगर पहला एंगल 110 आ गया, देन दूसरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, और देखो दोनों को माइनस करने पर कितना मिल रहा है हमें 40। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल जो है, मतलब जिनको जोड़ के 90 आ जाए कॉम्प्लीमेंट, जोड़ के 180 आ जाए सप्लीमेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये हमारा, 2 नंबर के अभी तक सारे इजी क्वेश्चन है। राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 3,10, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दो ऐसे इक्वेशन बनाने हैं जहां पे अगर आप x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू 10 आए। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना 3,10, ये तो कई सारे इक्वेशन से पास हो सकते हैं, कई सारी इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट। तो आप अपने मन से आप कोई भी इक्वेशन बनाओ, सो है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हमें दो इक्वेशन लिखना है ना, राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 3,10, दो लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 7 + x, y बराबर 7 + x। देखो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो 7 और 3 कितना हो गया 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x - y = माइनस का 7, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा और क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आए 10, तो x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो ये मैं 2x रख गया, मैंने क्या लिया 2x लिया, तो 3 × 2 = 6, 10 बनाने के लिए कितने की कमी है 4 की, तो लो एक और बन गया y = 2x + 4। आपको और इक्वेशन बनानी है और बनाओ, दो लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रहे हैं 3,10 से। ठीक है, ऐसे आप अनगिनत समीकरण जो है इक्वेशन जो है वो बना सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस आ गए हैं, ये 2 नंबर के बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं आती 2 नंबर के क्वेश्चनों में, आप काफी इजीली तरीके से कर सकते हो। 3 नंबर के क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पावर एंड एक्सपोनेंट का, देखते हैं। 5 इंटू ब्रैकेट क्लोज 8 की पावर 1/3 + 27 की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3, देन पूरे वैल्यू की पावर है 1/4। ठीक है, पावर देखिए घबराते नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आप इनको ब्रेक करो, है ना,
आप इनको फैक्टराइज करो। अगर आप 8 को फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, है ना, जब आप 8 को फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार में। तो क्या मैं 8 को नहीं लिख सकता 2 की पावर 3, और पूरे की पावर कितनी है, 1/3। ऐसी जब आप 27 को फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है, 1/3, और देन हमारी होल पावर है 3 और फिर पूरे की पावर है 1/4। अब हमने पढ़ा है अगर पावर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है तो भैया पावर टू पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलो यही अप्लाई कर दो यहाँ पे। 5 यहाँ पे क्या होगा, 2, 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, और पूरे की पावर कितनी है, 3, और देन पूरे की पावर 1/4। तो देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, दोनों में क्या बचा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 5 इंटू 3 और 2 5, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, बेसिकली 3। तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 4 नहीं हो गया, देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो अगर बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 4, और पूरे की पावर कितनी है, 1/4। अब फिर से वही पावर की भी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 इंटू 1/4 दैट इज 5 की पावर 1, या सिंपली 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, पावर एंड एक्सपोनेंट का, कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। ओके, फिर से हमारा हेरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है शायद। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 40, 9 एंड 41। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच फ्लावर बेड ऑन एन एवरेज नीड्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। भाई एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे फ्लावर बेड है ना, ऐसे जो गुलदस्ते वाले हैं, फूल वाले हैं, उनके बेड्स को है ना छोटे छोटे एरिया में है। एक का एरिया कितना है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में जैसे ये एक ऑक्यूपाई कर रहा है 18, फिर ऐसी दूसरा, तीसरा, तो कह रहा है ऐसे कितने लगा सकते हो इसके अंदर, टोटल कितने आ सकते हैं वो हमें बताना है। तो भाई पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना मेरे ट्राइंगल का एरिया कितना है। पूरे ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, एक बंदा कितना एक्वायर कर रहा है वो पता कर लूंगा। तो अगर मैं टोटल को एक से डिवाइड दे दूंगा तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स नहीं पता चल जाएंगे। भाई मैंने कहा तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और तुम दुकान पे गए जीन्स खरीदने, तुमने देखा कि एक जीन्स की वैल्यू 500 रुपए है, तो तुमने कितनी जीन्स खरीद सकते हो, तो आप क्या करोगे, टोटल 10,000 जो अमाउंट है उसको 500 रुपए से डिवाइड दे दो, सिंपली आपको नंबर ऑफ जीन्स पता चल जाएगा। ऐसे ही आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए, एक बंदा कितना एक्वायर कर रहा है वो पता चल जाए, तो आप नंबर ऑफ बेड्स निकाल लोगे। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का एरिया के लिए क्या पढ़ा है भाई, हेरोन्स फॉर्मूला ना, हेरोन्स भैया आ जाते हैं हमारे। बट 40, 9, 41, कई बार क्या होता है ना, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो, इसका स्क्वायर निकाल रहे हो सकता है ऐसे सिचुएशन में ना कई बार राइट एंगल ट्राइंगल भी दिया होता है। बिल्कुल आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ, आप पैरामीटर फाइंड करो, एस निकालो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, वहां से कैलकुलेट करो। बट इसको क्या हम राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हो सकता है ये, ऑब्वियसली। देखो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो एक ट्रिपलेट को फॉलो करता है। दो छोटे मोटे जो है वो आप ध्यान में रख सकते हो, 3, 4, 5 आपको ध्यान में होगा। ऐसी वो 8, 10 वाला जो याद होगा ना, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, कुछ आपको याद हो गए होंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो। बट कुछ नहीं भी याद कर रखे हो तो थोड़ा सा ना एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 1600। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो ये टोटल अगर दोनों छोटे वालों को जोड़ूं तो इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 1681। अगर मेरे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर भी यही आ गया तो भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला की जगह मैं 1/2 बेस इंटू वाइड राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया से कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला काफी लेंदी हो गया। अब 41 का स्क्वायर करो भाई, 41 क्या है, 41 गुणा 41 कर सकते हो। 41 क्या है, 40 प्लस 1। तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं देख रहे भाई, क्या होता है 41 क्या है, 40 प्लस 1, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये 1681 नहीं दिख रहा है ना। आप डायरेक्ट ये लिखोगे, सो लेट द ट्राइंगल बी ABC, है ना, जहां पे हमारा पहली वाली साइड ये 40 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर और ये 41 सेंटीमीटर। तो यूजिंग और बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अपना रहे लगा रहे हैं तो हमें क्या दिखता है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस वी कैन से इट इज a right angle triangle,
ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये हमारा, तो इसने हमारा काम क्या कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया, है ना। वेयर, है ना, हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है हमारा, 41 सेंटीमीटर। इनमें से आप एक बेस को मान लो, बेस हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर विल बी योर 9 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या है ना, हमने अपने ट्राइंगल का नाम दे दिया है, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो हमारा बेस है वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और जो हमारा हाइट है परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट है, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये कितनी बार कट गया 20 बार में, तो 9 दूनी 18 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जहां पे लगा रहे हो उस त्रिभुज का एरिया। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हाट एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड जो है उसका एरिया क्या होगा, हमें दोनों ही पता है। इसका अभी हमने देखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड कितना है, 18 सेंटीमीटर, तो कितने आ जाएगा भाई, ऐसे तुम 10 फ्लावर बेड है ना उस बगीचे में लगा सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, उससे भी आपका एरिया सेम आएगा। बट मुझे दिख गया था 9 का स्क्वायर 81, 41, 40, 9, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर यहाँ पे ट्रिपलेट एक फॉलो हो रही थी, तो मैं क्यों पूरा हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊं। प्लस अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि भैया जो ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला ही लगा के करना है, तब मैं वही लगा था, बट इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा हूँ, तो क्यों ना मैं जल्दी वो वाला काम कर दूं, मैं पूरा वो लेंथी प्रोसेस क्यों फॉलो करूँ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं हम। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सेकंड चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक फॉर्मूले पे बेस्ड। हमें पावर 2 में रिलेशन दिया हुआ है, पावर 1 में दिया हुआ है, और पावर 3 में पूछा है। पावर 3 देखते ही मेरे को फॉर्मूला खटकता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सही बात है, मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, बस मुझे एक्स वाई मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो मुझे पता ही है, बस इसी पे सारा फोकस करते हैं हम हमारा। अब एक्स वाई कहाँ देखने को मिलता है, ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है आपका, या अगर मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या यहाँ से आपको एक्स वाई नहीं मिल सकता, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 49 माइनस 2xy। अब ये 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 49 इधर आएगा, माइनस का 49 माइनस का 2xy, कितना हो गया ये, माइनस का 40 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेगा तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई कितनी, माइनस का सॉरी प्लस का 20। बस आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना है, फिर से लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब एक्स माइनस वाई कितना है हमारा 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49, और ये कितना हो गया प्लस का 20। सॉल्व कर लो फटाफट, तो 49 और 20 कितना हो गया 69, 69, और मल्टीप्लाई कर लो 3 नमा 27, 3 छक 18 और 2 20, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 207 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बड़े आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट चैप्टर रैशनलाइजेशन, काफी शानदार क्वेश्चन है जो हम देख सकते हैं। हमें इस ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन करना है, मतलब ये जो वैल्यू है LHS है इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व इस तरह से करना है कि यहाँ को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी ना वो इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, यानी b√6 इसकी फॉर्म में होना चाहिए। तो करते हैं, ये क्या है √2 प्लस √3, और नीचे में क्या है √2 माइनस √3। जब भी नीचे रूट दिख जाए क्या करेंगे, यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, जो हमारा परिमेयकरण वाला है इस मेथड को यूज करते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या मिलेगा इस मेथड से, हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाय, नीचे माइनस है तो हम क्या करेंगे √2 प्लस √3 से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हर और अंश में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, ये √2 प्लस √3 है और नीचे में √2 माइनस √3 है,
तो हम ऊपर भी √2 माइनस प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी हम √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में नहीं दिख रहा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2√2 इंटू √3 ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और नीचे में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, फॉर्मूला विल बी सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 और ये 2√6। ठीक है, अच्छा इसको हम √3 माइनस 2 भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ जाता, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -1। तो यहाँ पे कितना आंसर मिला आपको 5 प्लस 2√6। अब नीचे -1 है, देखो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, बट नीचे माइनस में, इसको इधर देख लेते हैं थोड़ा। अगर मैं इस माइनस को हटा के ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर वालों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 5 भी माइनस का हो जाएगा और 2√6 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी हमारा LHS है, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके ये आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर है मतलब हमारा LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के। तो कंपेयर करो, LHS में कितना है -5 माइनस 2√6 और RHS में कितना है a प्लस b√6। तो हमारा जो पहला वाला टर्म है वो पहली वाली वैल्यू के बराबर होगा, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई -5। ऐसी जो हमारा दूसरा वाला टर्म है वो दूसरे वाले वैल्यू के बराबर होगा, यानी जो b√6 है वो बराबर है किसके, -2√6 के। अब √6 यहाँ से हट जाएगा तो आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2। तो हमारा a कितना है -5 और b कितना है -2। तो 3 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था, रैशनलाइजेशन भी पूछ रहा था। इसको हालांकि और कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और भी कई सारी चीज़ें दे के उसको कैलकुलेट करवाए, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा तैयार रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज 8x³ प्लस √27y³ और ये px दे रखा है। ये भी हमारा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा सेकंड चैप्टर का वेटेज होने वाला है हमारा। 8x³ प्लस √27y³, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 8 और यहाँ पे √27, दिखते ही क्या दिख रहा है क्यूब। पहला कर लेते हैं हम, 8x³ और √27y³। आपको क्या दिख रहा है 8 तो ठीक है, यहाँ पे √27 नहीं होना चाहिए, बेसिकली 27 होना चाहिए, शायद इस क्वेश्चन में 27 रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 27 है। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो 8x³ प्लस 27y³। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 8 को क्या लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, क्योंकि 8 किसका क्यूब है 2 का, x तो x का क्यूब है। 27 को क्या लिख सकते हो 3y का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है फॉर्मूला a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, जो कि किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो सेम यहाँ पे भी ये आ जाएगा आपका 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, किसके बराबर होगा a प्लस बी। आपका a कौन है 2x, b कौन है आपका 3y, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस ab यानी 2x इंटू 3y। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये 2x प्लस 3y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 यानी 9y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6xy। ये आपका क्या हो गया फॉर्मूले में फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इतना हम छोड़ सकते हैं। इसको क्या कह रहा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 p-1 p0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक बार x की जगह 1 रख के सॉल्व करना है, एक बार -1 रख के सॉल्व करना है और एक बार 0। देखो जब आप 0 रखोगे तब तो आंसर ये तो 0 हो गया, तब तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ही आंसर आ जाएगा। जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 1 जा 3 और ये 2, तो 1 और 2 3 और 3 में से 3 गया 0, तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा हमारा 0। -1 रखने की बात करें तो ये 2 और 3 और यहाँ पे 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो ये वाला तो क्वेश्चन ईजी है, इसे आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठे चैप्टर का। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, एंड N इज द ट्रांसवर्सल, ये एक तिर्यक रेखा है जो दोनों समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। हमसे पूछा है x की वैल्यू बताओ, ये जो एंगल x है इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, x निकाल लोगे अगर आपको y पता होगा। हमें क्या गिवन है L पैरेलल M।
अगर दो लाइन समांतर हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो z बन रहा है ना एंगल, देखो ये जो हमारा z बन रहा है ये एंगल हमारे बराबर होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो बोथ द एंगल विल बी इक्वल, है ना, आप लिख सकते हो। सो एंगल 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 15, सॉरी 25, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA भी शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। अब अगर इक्वेट करो, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, तो कितना बचेगा y, और यहाँ पे कितना आ गया 25, y आ गया हमारा कितना 25। अब अगर y निकल गया तो आप x निकाल लोगे। देखो ये दोनों लाइन कट कर रहे हैं तो ये वाले एंगल क्या होंगे? बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 2y प्लस 25 डिग्री बराबर में एंगल x प्लस 15 डिग्री, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। अब y आपको पता है कितना है? 25 प्लस 25 बराबर में x प्लस 15, तो 25 2 और 3 तो 75 हो गया, प्लस का 15 इधर आएगा, माइनस का 15, तो हमारे x का वैल्यू कितने आ गया? 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो पहले y निकाली है, फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली है? x की। तो ये लाइंस और एंगल्स का काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स एंड गेट रिमाइंडर ऑफ 4 इन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है और वैल्यू भी रखता है इतने की। कह रहा है ये जो x प्लस 2 है ना, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। कैसा पॉलिनोमियल है ये? कैसा बहुपद है? क्यूबिक, त्रिघात, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। ये इसका एक फैक्टर है, और जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड देते हो तब हमें रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचता है? 4। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें बोला गया है x प्लस 2 हमारे इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है कि x प्लस 2 को जब आप 0 के बराबर रखोगे, यहां से जो तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी ना, उसको अगर आपने पॉलिनोमियल में रख दिया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो फैक्टर है। भाई मैं कहता हूं जैसे 2 जो है वो 16 का एक फैक्टर है, मतलब अगर आप 16 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0। फैक्टर वो तभी हो सकता है जब आप इसको इससे डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको यहां पे रखनेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 के बराबर। बस इसी बात को ध्यान में रख के हमें ये क्वेश्चन करना है ना। सो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है? px, जिसको हम मान लेते हैं ax क्यूब, क्या दिया हुआ है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एंड क्या बोला है? x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अगर यहां से मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? -2, यानी फॉर x इज इक्वल टू -2 tx जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 0 के। बस इसको रख लेते हैं, है ना। तो p x की वैल्यू क्या रखनी है? -2, तो जहां जहां x है वहां पे माइनस रख देते हैं, यानी -2 का क्यूब b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। किस लिए? जब x की वैल्यू क्या होगी? -2। बस आप इसे सॉल्व कर दो। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8a, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4b, और ये -2 और -6, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा आप सॉरी, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 8 भी 4 से कट रहा है, 4 भी 4 से कट रहा है, माइनस 8 भी कर रहा है, तो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 4 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 2a प्लस का b और ये माइनस का 2 बराबर में 0। यानी यहाँ से इक्वेशन बन गई। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2a, भाई दोनों माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस। यहाँ पे हमें क्या होगा? देखो आपके पास ना 2 अननोन वैल्यू है a और b। अगर 2 अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो आपको कम से कम मिनिमम 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या है? एक इक्वेशन मिल गया, a और b के बीच का एक रिलेशन मिल गया। अब जो ये दूसरी बात हमें बोली गई है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एक और इक्वेशन निकालेंगे, देन हमारा a और b फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है कि जब आप इसको x माइनस 2 से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। यहां पर फैक्टर था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? 0। अब वो क्या कह रहा है? रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है? 4। मतलब सेम यही चीज करेंगे, बस 0 की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे, ठीक है। सो फॉर
x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे x की वैल्यू कितने रखने बोली गई है, -2 ना, है ना, सॉरी x -2, रिमाइंडर ऑफ px इज 4। सो अगर यहां से x -2 को आप 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। यानी कि फॉर x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 रखोगे, जो हमारा px है मतलब पॉलिनोमियल में जब वो रखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 2। तो क्या था पहले ax क्यूब यानी a इंटू 2 का क्यूब, फिर क्या था हमारा bx स्क्वायर प्लस x -6, ठीक है, bx स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स -6, तो +2 -6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, ठीक है। जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4b, और 2 में से 6 गया, कितना बचा आपका -4। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, 8a प्लस 4b, -4 उधर जाएगा, प्लस 8 हो गया। अब ये भी 8 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, डिवाइड दे दो, ठीक है, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 2 से भाग दे दोगे, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा b, बराबर में कितना हो गया 4 से डिवाइड दोगे तो 4 2 8। अब हमें पता है b बराबर क्या है 2 + 2a, तो यहाँ पे b की जगह क्या रख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सो पुट द, और ये इक्वेशन 2 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है हमारी सेकेंड, 2a + b बराबर में 2। अब आपके पास b की वैल्यू दी गई है, कितना निकाला था हमने अभी b की वैल्यू, 2 + 2a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 2a बराबर में 2, तो ये कितना आ गया 4a, और ये इधर चला जाएगा तो 2 में से 2 गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। a की वैल्यू 0 है तो अब आप यहाँ से निकाल लोगे b, अगर a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा जो ये इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 2, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा चीजें करनी थी, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, पहले बोला गया था कि x + 2 जो है वो फैक्टर है, फैक्टर मींस रिमाइंडर विल बी 0, बट वो कह रहा है x -2 रिमाइंडर 0 4 देता है, मतलब बस हमें इतना सा चेंज करना होगा कि जो पहले में हमने 0 रखा था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ओके। अब ये हमारा जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है शायद ये। क्या कह रहा है, शो द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। क्या कह रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट को जो अब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी आपको दिख रहा है ट्रेपीजियम है, इसमें कह रहा है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी, ये जो ई है ये हमारा मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर होगा। इफ एफ इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी पर एक बिंदु है हमारा एफ, सच दैट द लाइन सेगमेंट ई एफ, ये जो ई एफ है पैरेलल टू डीसी, ये डीसी के समांतर है, ठीक है। देन प्रूव दैट ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, ठीक है। कैसे करें इसे, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। देखो मैं इसे पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप इसको, आपका ये होमवर्क रहेगा, आप खुद से इसको करना, बट क्या क्या टर्म्स आने वाले, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। भाई ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियसली एक पेयर जो होता है वो हमारा पैरेलल होता है, समांतर होता है, ठीक है। ई मिड पॉइंट है, और क्या कह रहा है, ई एफ इज पैरेलल टू डीसी, और क्या बोल रहा है, ई एफ जो है वो डीसी के पैरेलल है। भाई एक बात बताओ, अगर ई एफ डीसी के पैरेलल है तो ई एफ ए बी के भी तो पैरेलल हो जाएगा, यानी ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ, यानी इवेंचुअली ऑल दीज 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को लाना है, आप इस ट्राइंगल को देखो, ए डी सी ए, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है। अब अच्छा यहाँ पे ये बात क्या ध्यान में रखने वाली बात है, अगर ई एफ सी डी के पैरेलल है तो भैया जो ई जी होगा वो भी सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं। भाई
यही तो हमें पता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, देखो पैरेलल और बराबर में दो डिफरेंसेस है। जब आप पैरेलल बोलते हो, पैरेलल का मतलब है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये होता है पैरेलल। पैरेलल में जरूरी नहीं है वो लाइन बराबर हो, एक लाइन बड़ी हो सकती है, एक लाइन छोटी हो सकती है, बट पैरेलल का मतलब ये है कि आप उसको एक्सटेंड करो तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, प्रतिच्छेद ना करें, और उनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा क्या रहे, समान रहे। यहां पर भी वही है। देखो EF अगर CD के पैरेलल है तो ये जो हमारा EG है वो भी किसके पैरेलल होगा, CD के। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है, अगर वो तीसरी साइड के पैरेलल है तो वो दूसरी साइड को भी कहां पे काटेगा, मिड पॉइंट पे काटेगा। यानी G जो है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट। तो क्या ये नहीं बोल सकते कि जो EG होगा वो हमारे CD का क्या होगा, आधा होगा। EG जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है समझ रहे हो भाई, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल में हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है ना। अगर G मिड पॉइंट है, G अगर मिड पॉइंट है तो किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है, अगर वो तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है, तो ये इसके आधे के बराबर भी तो होगी। तो EG क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD। सिमिलरली ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, यहां से क्या मिलेगा, देखो G मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो F को भी कहां पे काटेगा, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही होती है, दो साइड के मिड पॉइंट से जो साइड जा रही है वो तीसरी साइड के क्या होती है, आधा। यानी जो हमारा GF है या FG है वो हो जाएगा हाफ ऑफ AB। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो EG और GF दोनों मिलके क्या पूरा ये वाली लाइन बन जाएगी, EF। और इन दोनों को जब ऐड करोगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हाफ कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, AB प्लस CD। देखो, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आपको घर पे ट्राई करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में शायद आपको दिख जाए, ये पेपर में आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। क्लियर है। अच्छा, ऊपर वाला रह गया, ऊपर वाले को एक बार डायग्राम से देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। ओके, ठीक है, फटाफट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा डायग्राम का है हमारा। ये शायद दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, ओ स्पेस नहीं है लग रहा, कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा था उसमें, कि एक स्क्वायर दे रखा है हमें। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब इसके क्या है, मिड पॉइंट्स है ना, ये ABCD, इसके ये मध्य बिंदु है, आप अपने मन से नेमिंग कर सकते हो इनकी, है ना। ये मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है, और ये ऐसे, ये हमारे क्या मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। उसने क्या कहा कि भाई मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ABCD हमारा स्क्वायर है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ABCD इज अ स्क्वायर, इसमें वो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके जो मिड पॉइंट है PQRS मध्य बिंदु है। अब जब आप इसको मिलाते हो, आपने P से Q को मिलाया, आपने Q से R को मिलाया, R से S को मिलाया, और P से Q को मिलाया, तो क्या यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ये भी एक स्क्वायर है। ये हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव PQRS इज अ स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, कुछ आइडिया आप लोगों का, फटाफट 2 मिनट वेट करो, सोचो कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है भाई। ABCD स्क्वायर है, बेसिक पॉइंट ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी एंगल 90 डिग्री के, ये हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ये भी हमारा 90 हो गया, ये भी हमारा 90 है, ये भी हमारा 90 है, ये भी हमारा 90 है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होगी, मिड पॉइंट का मतलब ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इवेंचुअली अगर अपोजिट साइड बराबर है तो इनके जो मिड पॉइंट वाले होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज इसके बराबर। भाई पड़ोसी साइड भी तो बराबर है, यानी सब आपस में क्या है, बराबर है। DS, DR, CR, CQ, BQ, BP, AP सब बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देन जो मिड पॉइंट्स होंगे उनसे जो साइड्स बनेंगे वो भी तो बराबर ही होंगे ना। ठीक है भाई, अगर मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो कितने कितने में काटेगा, 5 5 में। ये भी मिड पॉइंट है तो कितने में कटेगा, 5 5 में, 5 में, 5 में, 5 में, सब बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ क्लियर है। तो ये सब हमें चीजें पता है। अब हमें क्या बताना है कि PQRS मेरा क्या है भैया, स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए मुझे दो बातें दिखानी है, पहला ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और दूसरा हर एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर आपने ये दो काम दिखा दिया बस आपका काम हो गया। तो पहला तो ऑल साइड बराबर दिखा देते हैं कि सभी साइड जो है वो आपस में बराबर है। कैसे दिखा सकते हैं,
क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे? क्या आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग होंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो, क्या ये वाली साइड इसके बराबर है? हाँ जी भैया है। क्या ये वाली साइड इसके बराबर होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये एंगल बराबर है क्या? 90 डिग्री। तो क्या साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CT ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। सही बात है। सिमिलरली आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। भाई ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, दोनों एंगल 90, तो बाय CP/CT ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? बराबर। पड़ोसी साइड बराबर हो गए, मतलब पड़ोसी वाले। अब कोई भी अपोजिट साइड बराबर दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, मतलब अगर आपने इन दोनों को भी बराबर दिखा दिया, आपने क्या जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो यहां से क्या मिलेगा? PS बराबर में SR। जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो आपको क्या मिलेगा? PQ बराबर में CR। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। एक कोई भी इन दोनों को या इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो या इन दोनों साइड्स को बराबर दिखा दो, काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पे भी वही सीन है भाई, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, सब 10-10 थे, 5-5 में थे, मिड पॉइंट्स भी तो सब आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो हमारा RS और PQ है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। तो अगर 3 साइड के ये मतलब पड़ोसी वाले साइड और एक अपोजिट बराबर हो गया, यानी कि चारों साइड देखो, PS किसके बराबर है? SR के। ठीक है, और SR किसके बराबर है? PQ के। और PQ किसके बराबर है? CR के। ठीक है, CR कहां से आ गया इसमें? PQRS होगा। ठीक है, तो हमारे चारों साइड क्या हो गए? बराबर हो गए। तो पहला तो ये हो गया। अब चारों साइड तो भैया रोम्बस के ही बराबर होते हैं, तो 90 भी दिखाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हमें दिखाना है 90। 90 कैसे दिखा सकते हैं भाई? ठीक है, दोबारा एक साफ सा डायग्राम ले रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ये हमारा P था, ये हमारा Q था, ये हमारा R और ये हमारा S। ठीक है, हमने भैया अपोजिट साइड जो है मतलब ऑल साइड्स को इक्वल बता दिया। अब मुझे बस 90 बताना है। 90 कैसे बताऊं? एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसका नाम क्या रखा था हमने? ABCD। किसी एक एंगल को 90 दिखाना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अपोजिट साइड बराबर है क्या? है क्या? अगर अपोजिट साइड बराबर है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी बाबा बराबर नहीं होंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। सही बात है क्या? ठीक है, तभी तो भाई। और बराबर भी क्या होंगे? बराबर भी मैं ये नहीं बोल सकता क्या 90 45 45? क्या ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा? क्या ये वाला एंगल भी 45 का होगा? देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये बेचारा 90 हो गया तो दोनों मिला के 90 होंगे, और अगर दोनों बराबर है तो 45 45 में बटेंगे। सिमिलरली ये भी कितना हो गया? 45। ये भी कितना हो गया? 45। तभी तो 45 45 90 180 हुआ। अब लीनियर पेयर से इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये 45, ये 45, 90, तो ये बचा हुआ कितना? 90। बस, अगर ये 90 है तो सारे अपने आप 90 90 उसी प्रॉपर्टी से नहीं हो जाएंगे? तो हेंस PQRS इज अ स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, आपको काफी चीजें डिटेल में सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेंदी है थोड़ा सा क्योंकि काफी सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, बट हाँ क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड? सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, कह रहा है डायमीटर को आपने 25% कम कर दिया तो सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, पहले एक सिंपल नॉर्मल तरीके से करते हैं इसे हम, फिर एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी देखने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो डायमीटर है स्पेयर का, लेट द डायमीटर ऑफ द स्पेयर बी 2x, या जो भी मान लो आप। ठीक है, अब मान लेते हैं 2x। ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी x हो जाएगा। अब अगर आपने डायमीटर को 25% चेंज करा है, यानी रेडियस भी कितना चेंज आ जाएगा? 25%, है ना? सो न्यू रेडियस, मतलब 25% क्या कर दिया तुमने? कम कर दिया। पहले 100 रुपए था, मान लो आपके पास पहले 100 रुपए थे, 25% यानी 25 रुपए कम कर दिया, यानी कितना बचा? 75 रुपए। पहले रेडियस कितना था? 100% था। अब तुमने उसमें से 25% रिड्यूस कर दिया तो बचा कितना है? नया रेडियस कितना होगा? पुराने वाले का 75% यानी 75%। सही बात है कि नहीं? तो ये कितना होता है? 25 या 75, 25 चौके 100 यानी 3x/4, ये हमारा नया रेडियस आ गया। पहले रेडियस x था, अब आपने उसको 25% कम कर दिया, यानी 100 में से 25 हटा दिया, यानी बचा कितना? 75 ही तो बचा। तो ये हमारा क्या हो गया? नया रेडियस आ गया। सो हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया में, है ना,
चेंज और परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, है ना, मतलब कितना सरफेस एरिया हमारा रिड्यूस हो चुका है उसकी परसेंटेज बतानी है। भाई कितना रिड्यूस हुआ है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जितना था उसमें से जो तुमने कम कर दिया है ना, मतलब जो नया पहले जितना था उसमें से नया वाला हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, आर डैश, और ये हमारा कितना है, आर। पहले कितना एरिया था हमने, भाई चेंज का निकालना है ना, तो चेंज इन एरिया, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल सर्फेस एरिया, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतने से को सॉल्व करना है हमारा। तो चेंज कितना आया, पहले एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, अब जो नया एरिया आएगा इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे में ओरिजिनल एरिया क्या था हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल इनटू में 100, सही बात है, इनटू में 100। भाई कितना परसेंटेज रिड्यूस हो गया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना चेंज हुआ है वो डिवाइड में ओरिजिनल, वही तो हमारा दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 पाई 4 पाई, ऊपर में 4 पाई कॉमन आ गया, आर को हमने एक्स माना है, और आर डैश जो है वो हमारा कितना है, 3x बाय 4, ठीक है, कितना है 3x बाय 4, तो ये 3x बाय 4 का स्क्वायर हो गया। नीचे में कितना है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो भाई कुछ तो काम हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर 16, और नीचे में कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू में 100। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन में 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 100। तो देखो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7x स्क्वायर, और ये नीचे में आ जाएगा 16x स्क्वायर इंटू में 100, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 700 बटे 16, या थोड़ा और काट लो 4 से, ये 25 बार में, ठीक है, 25 सत्ते 175 होता है, बटे में कितना आ गया 4, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी इतना परसेंटेज जो है वो हमारा सरफेस एरिया क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर है, तो ये हमारा तरीका होगा। अच्छा, क्या कोई और शॉर्ट तरीके से भी हम इसे कर सकते थे, मे बी शायद सीबीएसई में या जो कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन है ऐसे शॉर्ट में ना माने, बट देखते हैं। अगर ये नंबर से खेल रहा है ना, कोई हमें वैल्यू दी नहीं है, तो हम अपने मन से भी तो कुछ अज्यूम कर सकते हैं। क्या कह रहा था हमें, इसको थोड़ा सा देखते हैं ब्लैक से, इतने से में हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है भैया डायमीटर 25% चेंज हो गया, यानी रेडियस भी कितना चेंज हो गया, 25%। मतलब पहले अगर रेडियस 100 था तो अब रेडियस कितना हो गया है, 75। क्या ये कट रहा है, हाँ, 25 चौके 100, 25 तिया 75। मतलब अगर पहले रेडियस 4 था तो अब रेडियस कितना हो गया है हमारा, 3। समझ रहे हो आप क्या ये बात, इतनी सी बात समझ में आई कि पहले रेडियस अगर आपका आर था तो अब कितना हो गया, 4 था तो अब कितना हो गया, 3। भाई पहले 100 था, 25% कम हो गया, बचा कितना, 75। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो 25 चौके 100 और 25 या 75, यानी रेडियस 4 से कितना हो गया, 3। अब हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई 4 एक कांस्टेंट टर्म है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, चेंज कौन हो रहा है, रेडियस। तो सरफेस एरिया कितना चेंज होगा ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे रेडियस पर, त्रिज्या पर। तो जो चेंज रेडियस का हो रहा है उसी से रिलेशन होगा किसके, एरिया का। अब एरिया का स्क्वायर होता है, तो जो एरिया होगा ना उसमें भी तुम्हें रेडियस का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब हमारा जो एरिया था वो 16 था और अब कितना हो गया है, 9 हो गया है। क्या ये बात समझ में आई, एरिया आपका 16 था और जब रेडियस को रिड्यूस कर दिया तो 16 से कितना हो गया, 9। यानी कि चेंज कितना आया है वो ये पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा था कि हाउ मच परसेंट द सरफेस एरिया इज रिड्यूस, कितना परसेंट सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, 16 से कितना हो गया, 9। भाई कितने की कमी आई, 7 की कमी आई, किसमें, 16 में से, इनटू में 100। क्या ये और कहीं देखा था हमने, देखो यही तो देखा है, 7 बटे 16 इंटू 100, 4 से इसे काटा, इससे काटा, 25 सत्ते 175 बटे में 4 आ गया 43.75। लो, जब अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, एमसीक्यू का क्वेश्चन भी होता तो आप ये बहुत आसानी से कर लेते, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है। वो कुछ और ही बोल देता कि भाई मान लो, और आप सरफेस एरिया क्या, आप वॉल्यूम का चेंज भी निकाल लेते। उसने क्या करा, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका रेडियस 10% चेंज हो गया है, तो बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा।
या 10% कम हो गया है रेडियस, तो वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा? 10% का मतलब कितना होता है कि अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया है? 90, यही तो है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूं, रेडियस 10 से कितना हो गया है? 9 हो गया है भाई, सही बात है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। भाई ये सब तो एक न्यूमेरिकल टर्म है, इस पे थोड़ी ना वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम तो मेरा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो रेडियस में चेंज आ रहा है उसी से ही तो मेरा वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम में क्या होता है? रेडियस का क्यूब। तो 10 का क्यूब करो कितना हो जाएगा? 1000। 9 का क्यूब करो कितना हो जाएगा? 729। तो वॉल्यूम अगर पहले 1000 लीटर था तो अब कितना हो गया है मेरा? 729 लीटर। तो कितने का चेंज आ गया है? तो ये हो गया 270 71, 271 का आ गया, कितने में से? 1000 में से, इनटू में 100। भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 बच गया, एक संख्या के बाद पॉइंट, 27.1। बताओ करने में टाइम लगेगा आपको? नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो अगर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, सॉल्व करना, तो आप समय से पहले ही इसको करके निपट जाओगे। क्लियर है? तो आई होप आपको इतनी सी चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सेक्शन ई है हमारा। अब ये हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, आप इजीली कर सकते हो। ये हमारा है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? 3rd का है शायद, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। भाई दीपक लड़का खड़ा है यहाँ पे, टेबल देखते ही हमें पता चल जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है। अशोक कहाँ है? ये अशोक एक्स पे कितना है? 3, और वाई पे कितना है? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट मान कितने हो गए? 3,4। दीपक कहाँ है? एक्स पे 4, और ये तो -4,4। ये देखते ही मुझे ध्यान आ जाना चाहिए। अर्जुन की बॉल कहाँ है? एक्स पे कितना है? -3, सॉरी वाई पे 3, एक्स पे कितना है? -3, तो -3, -3। दीपक कहाँ पे खड़ा है भाई? एक्स पे कितना है? 2, वाई पे कितना है? -3, यानी 2, -3। पूछा क्या है? देयर इज अ स्क्वायर पार्क ABCD, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये व्हाट इज द लाइन XOX डैश कॉल्ड? ये रहा एक्स, ये रहा तुम्हारा शायद O, और ये तो ये क्या है? कौन सी लाइन है भाई? एक्स एक्सिस। कौन सी लाइन है ये? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है, सिंपल। व्हाट द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड? सेंटर को इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ अशोक एंड दीपा? अशोक कहाँ है भाई? ये रहा। अशोक की कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। दीपा कहाँ है? अच्छा, दीपा क्या है? 2, -3, ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्जुन बॉल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? अर्जुन की बॉल कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? ये रहा। इसका एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये अर्जुन है, अर्जुन की बॉल यहाँ पे रही। एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है? 3। वाई एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस कितना है? 3। तो दोनों में कितना आ जाएगा? 3 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। तो ये आपको सारे नंबर मिल गए इस पे। क्लियर है? ठीक है, इसमें भी कितना है? 3 यूनिट, इसमें भी 3 यूनिट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ अशोका एंड दीपा? वो हमने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया ओरिजिन, और ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। क्लियर है? बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 में एक सिचुएशन दे रखी है। ड्यूरिंग सर्जरी द एजेस ऑफ 80 पेशेंट इन्फेक्टेड बाय कोविड एंड एडमिटेड वन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल वर रिकॉर्डेड एंड द कलेक्टेड डेटा इज रिप्रेजेंटेड। ये हमें दे रखा है, हमें एज दे रखा है और कितने पेशेंट एडमिट हुए थे उसके बारे में दिया हुआ है। विच क्लास इंटरवल इज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है? तो भाई देखो 23, सबसे ज्यादा पेशेंट 23 है। कौन से एज में? 35 से 45। तो ये हमारे पहले का आंसर हो जाएगा कि 35 से 45 एज ग्रुप वाले जो है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड थे। विच एज ग्रुप वॉज अफेक्टेड द लीस्ट? सबसे कम कौन अफेक्टेड था? तो 55 से 65 साल वाले ये सबसे कम अफेक्टेड थे। ठीक है, इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जो होगा वो भाई आपके इन दोनों के बीच का बनेगा, है ना। हिस्टोग्राम क्या है? ऐसी बिल्डिंग चिपकी चिपकी, है ना, जो हमारे ये इस तरह से हमारे हिस्टोग्राम बनते हैं। आयत चित्र से हिंदी में बोलते हैं। आप बना लोगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा सालों में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पेशेंट। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट जॉब नहीं है, इंटरवल के हिसाब से बना लेना। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर दी अबव डेटा, और इसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्या करना होता है? हमें पहले निकालना होता है क्या? क्लास मार्क, है ना। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 5 20, फिर उसका हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10। फिर 15 और 25 तो ये 40, इसका आधा 20, फिर ये कितना हो जाएगा? 10 का अंतर हमें दिख रहा है, 40, ये हमारा कितना हो जाएगा? 50, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो अब हमें ग्राफ बनाना है। इन दोनों पॉइंट पे हम क्या कर देंगे? अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बारंबारता बहुभुज को ड्रॉ कर देंगे। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे ट्राइंगल का क्वेश्चन है। टीना हैज अ पिक्चर ऑफ ट्राइंगल एज गिवन इन द फिगर इन विच साइड AB इज इक्वल टू साइड AD। AB जो है वो AD के है, एंड सॉरी इक्वल है, तो AB
और AD आपस में बराबर है, बना लेते हैं। एंड एंगल BAC यानी ये वाला एंगल, इसको थीटा मान लो, इज इक्वल टू DAC यानी ये दोनों एंगल भी थीटा थीटा बराबर है। नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो एक बात बताओ भाई, इन दोनों ट्राइंगल का अगर मैं जिक्र करूं, AB बराबर AD पहला पॉइंट, BAC बराबर DAC दूसरा पॉइंट, एंगल बराबर। तीसरा ये जो बीच वाला है क्या है? कॉमन नहीं है, वो बेनिस्ट हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड। तो कौन कौन से पहले वाले में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग है ट्राइंगल DAC, ट्राइंगल DAC के, ठीक है। दोनों का A जो होना चाहिए, सॉरी ADC, क्लियर है? तो ये हमारे पहले का आंसर हो गया। बाय विच प्रॉपर्टी दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? कौन सी प्रॉपर्टी से है? तो साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो भुजा भुजा कोण से, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। विच एंगल ऑफ ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल है, इज इक्वल टू एंगल ABC कौन सा एंगल है भाई? ये, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इज इक्वल टू ABC ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब ऑब्वियसली ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब भी आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो ना, तो पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हैं। जैसे देखो AB AD, देखो AB और AD बराबर है, एंगल A यही दोनों जो A पे बन रहे थे वो बराबर थे, तो ऑब्वियसली B वाला किसके बराबर होगा? D के, ठीक है। इस CD बराबर BC, क्या CD बराबर BC है? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए जितने भी हिस्से हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है BC या CB, और इस वाले ट्राइंगल का पार्ट कौन है? CD। तो हाँ भाई, CD और BC भी बराबर है। इफ यस वाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, तो शायद हमारा ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगर आपको टॉपिक की बेसिक नॉलेज है और क्वेश्चंस की आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।